हेलो प्यारे बच्चों। बेटा इस वीडियो में हम आपकी क्लास 9 साइंस का 12वां चैप्टर ध्वनि साउंड इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये ध्वनि जैसा कि हम सब लोग जानते हैं आवाज़ को बोलते हैं हम, वैसे है ना, कि जो हमारी आवाज़ होती है वो ध्वनि होती है ना। अब आप ऐसा करो, देखो जैसे आप बोलते हो, कोई भी शब्द बोलते हो, कोई भी वाक्य बोलते हो, तो अपने मुंह के आगे है ना अपना हाथ रखो आप, और कोई भी वाक्य दोहराओ आप, है ना, कोई भी शब्द बोलो, कोई भी वाक्य दोहराओ, तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आपके हाथ से है ना हवा टकरा रही है। क्या टकरा रही है? हवा टकरा रही है। कभी तेज हवा टकराती है, कभी धीमे हवा टकराती है। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि मैं जो बोल रहा हूं, है ना, अब ये बोलने की प्रक्रिया और सुनने की प्रक्रिया बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ऐसे समझें आप, जैसे है ना, मैंने बोलने का सोचा, है ना, मैं कोई वाक्य बोलना चाहता हूं, तो अब मेरी जो मांसपेशियां हैं, है ना, वो प्रेशर बनाएंगी, है ना, मेरे पेट के ऊपर प्रेशर बनाएंगी, और मेरी जो डायफ्राम है ना, उसके ऊपर प्रेशर बनाएंगी। और फिर वो अंदर से जो हवा है वो कहाँ से निकलेगी? कंठ के द्वारा। गले के अंदर जो कंठ है, गला है ना, स्वर यंत्र जो होता है हमारा एक, है ना, जिसको हम वोकल कॉर्ड्स बोलते हैं, ठीक है ना, उन स्वर यंत्रों से वो जो अंदर वाली जो हवा है ना, वो टकराती है। और वो टकराने के बाद जो हमारा स्वर यंत्र है उनमें विभिन्न प्रकार की धागेनुमा छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं। और वो जो धागेनुमा संरचनाएं हैं वो क्या करती हैं? कंपन करती हैं। अब वो सब धागेनुमा संरचना किसकी बनी हुई है? वो कोशिकाओं की बनी हुई है, ऊतकों की बनी हुई है, बहुत बारीक बारीक। जब वो कंपन करते हैं, है ना, वो जो तंतु हैं वो जब कंपन करते हैं, जो कॉर्ड्स हैं, तो विभिन्न प्रकार की आवाज़ निकलती है। यानी हम हर अक्षर को बोलते हैं तो उसकी अलग भिन्न प्रकार की ध्वनि होती है। ठीक है ना। तो देखो ये ईश्वर ने कितना वंडरफुल हमारा जो तंत्र है ये बनाया है। यानी हर शब्द की हमारे गले से क्या निकलती है? अलग प्रकार की ध्वनि निकलती है। तो ये अलग क्यों है? क्योंकि वो जो वोकल कॉर्ड्स हैं, जो तंतु हैं, वो अलग अलग आवृत्ति से क्या करते हैं? कंपन करते हैं। ठीक है ना। कभी तेज कंपन करेंगे, कभी धीमे करेंगे, कभी कोई सा हिलेगा, कभी कोई सा हिलेगा। ठीक है ना। अच्छा, इस ये तो हो गई हमारे मुंह से आवाज़ का निकलना। अब मैं बोल रहा हूँ, है ना, और माना मेरी क्लास में 50 बच्चे हैं, ठीक है, और मेरी आवाज़ हर बच्चे तक पहुँच रही है। जो मेरी आगे वाली सीट पे बैठा हुआ है उस बच्चे के पास भी पहुँच रही है, और जो लास्ट सीट पे बैठा हुआ है उस बच्चे के पास भी आवाज़ पहुँच रही है। ठीक है। तो अब आप देखें कि ये आवाज़ का जो स्थानांतरण है वो हो कैसे रहा है आखिर, है ना। तो जैसे ही मेरे मुंह से ध्वनि निकली, ठीक है ना, तो अब मेरे मुंह के आगे क्या है? मेरे मुंह के आगे और उन बच्चों के बीच में क्या चीज़ है? एयर है, हवा है ना। तो मेरी जो आवाज़ है वो, उस आवाज़ के अंदर क्या है? ऊर्जा है। वो ऊर्जा क्या करेगी? जो हवा के कण मेरे मुंह के जस्ट पास हैं उनको वो ऊर्जा स्थानांतरित हो जाएगी। वो वाला कण अगले वाले कण को धक्का मारेगा उस ऊर्जा से, है ना, और वो अगला वाला कण विस्थापित होगा, अगले वाले कण को दे देगा, और वो वापस से अपनी पुरानी स्थिति पे आ जाएगा, है ना। यानी पहले कण ने दूसरे कण को टक्कर मारी, दूसरा कण विस्थापित हो गया, पहला कण अपनी जगह पे वापस आ गया। दूसरे कण ने तीसरे कण को टक्कर मारी, एयर मॉलिक्यूल को टक्कर मारी, वो विस्थापित हो गया, दूसरा वाला विस्थापित हो गया, फिर वापस तीसरा विस्थापित हो गया, फिर वापस वो दूसरा अपने स्थान पे आ गया। तो इस प्रकार एक कण अपने आगे वाले कण को, वो अपनी जो ऊर्जा है उसको क्या कर देता है? स्थानांतरित कर देता है, और वापस से अपनी जगह पे आ जाता है ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो एयर के जो अणु हैं, हवा के जो अणु हैं, वही पहली जगह से अणु उठ के और दूर गया। नो, दूर नहीं जाता वो, है ना। यानी अगले वाले को अपनी ऊर्जा को स्थानांतरित करके वो वापस से अपनी जगह पे आ जाता है। तो इस तरह से मेरी ध्वनि ऊर्जा है वो विभिन्न दिशाओं में, ठीक है ना, विभिन्न दिशाओं में क्या होती है? आगे संचरित होती है। ठीक है ना। और फिर जो बच्चे सुन रहे हैं क्लास में, उनके किससे टकराती है? वो उनके जो कान का पर्दा होता है, ईयर ड्रम जो होता है, उससे मेरी ध्वनि के जो वाइब्रेशंस हैं, कंपन हैं, वो टकराते हैं उसके कान के पर्दे से, ईयर ड्रम से, और वो कान का पर्दा क्या करता है? वो वाइब्रेट करता है उसकी वजह से। ठीक है ना। तो वो बहुत बारीक झिल्ली होती है ईयर ड्रम जो होता है,
ठीक है ना, कर्णपटल जिसको बोलते हैं हम, वो वाइब्रेट करता है तो उसके पीछे छोटी छोटी कुछ हड्डियाँ होती हैं। देखिए हम आगे पढ़ेंगे इसमें कर्ण की संरचना में, जो ईयर की स्ट्रक्चर है उसमें पढ़ेंगे हम। और वो हड्डियाँ वाइब्रेट होती हैं, उनसे फिर विद्युत सिग्नल उत्पन्न होते हैं, और वो विद्युत सिग्नल कहाँ तक जाते हैं, हमारे मस्तिष्क तक जाते हैं, और हम उस ध्वनि को उसी रूप में क्या हो रखी होती है, प्रोग्रामिंग हो रखी है भाई कि क अक्षर जो है ना, क कबूतर वाला, इसकी ध्वनि ऐसी होगी, तो हमारा मस्तिष्क उसको पहचान लेता है कि ये क की आवाज़ है। ख की ध्वनि अलग है थोड़ी क की ध्वनि से, है ना। ख कबूतर की जो ख खरगोश की जो ध्वनि है वो क कबूतर की उससे क्या है, अलग है। तो इस तरह से हमारा जो मस्तिष्क है वो पहले से ही प्रोग्रामिंग हो रखी होती है उसके अंदर, तो वो उनसे क्या कर लेता है, रिकॉग्नाइज कर लेता है, और इस तरह से हम ध्वनि को पहचान पाते हैं, ठीक है ना। और देखो एक छोटा सा एग्जाम्पल आप ये लो, आपने कभी उसको देखा होगा, रस्सी जो है ना, जैसे दो बच्चों ने रस्सी को पकड़ लिया, कोई 20, 25, 30 फीट लंबी रस्सी है ना, एक सिरा एक बच्चे ने पकड़ लिया और दूसरा सिरा दूसरे बच्चे ने पकड़ लिया, ठीक है। एक बच्चे ने, पहले वाले ने उसमें झटका मारा ऊपर की तरफ, तो आपने देखा उसमें लहर सी बनती है, रस्सी के अंदर क्या बनती है, लहर बनती है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, और लास्ट में वो लहर कहाँ पहुँच जाती है, दूसरे बच्चे के पास पहुँच जाती है। अब आप देखो कि वो लहर पहुँच गई ना दूसरे के पास, तो क्या जो पहला वाला बच्चा है उसके पास रस्सी का जो कण है ना, रस्सी के जो धागे के अणु हैं, क्या वो उठ के वहाँ तक गए, दूसरे वाले बच्चे तक नहीं गए, वो कण तो वही है ना, क्योंकि वो तो फिक्स है रस्सी तो, ठीक है ना, रस्सी क्या है, फिक्स है। तो पहले बच्चे ने जो झटका मारा, उसमें कंपन दिया उसको, रस्सी को, तो वो जो कंपनों का जो विक्षोभ है, एक शब्द आया आपके इसके अंदर, विक्षोभ, जिसको इंग्लिश में हम डिस्टरबेंस बोलते हैं, यानी वो डिस्टरबेंस आगे ट्रांसमिट होता है, वो डिस्टरबेंस ही आगे बढ़ता है, यानी जो कण हैं उसके, ठीक है ना, माध्यम के जो कण हैं, अब यहाँ पे माध्यम कौन है, रस्सी है माध्यम, ठीक है ना, तो रस्सी के कण आगे शिफ्ट नहीं होते, वो अगले वाले कण को अपनी ऊर्जा दे देते हैं। तो इस तरह से आगे कौन बढ़ता है, आगे जो है वो विक्षोभ बढ़ता है, डिस्टरबेंस बढ़ता है ना, माध्यम के कण वहीं अपने स्थान पे ही रहते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से जो ऊर्जा है वो एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर संचरित होती है, ट्रांसमिट होती है, और ये फिर क्या बन जाती है, एक तरंग बन जाती है, जो माध्यम के कणों में कंपन होता है, इसकी वजह से क्या बनती है, एक वेव बनती है। तो इन वेव्स को हम दो भागों में बांट देते हैं, एक होती है अनुदैर्ध्य तरंगें, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ठीक है ना, दूसरी होती है अनुप्रस्थ तरंगें, है ना, जिनको ट्रांसवर्स वेव्स बोलते हैं, ठीक है। तो पहले प्रकार की जो वेव हैं वो, जैसे मैंने अभी बोला था आपको कि मैं बोल रहा हूँ और आप लोग सुन रहे हो, है ना, नहीं मेरी क्लास में बच्चे सुन रहे हैं, तो मेरी आवाज़ है ना कैसे जाती है, सीधी दिशा में आगे की ओर बढ़ती है ना। तो माध्यम के जो कण हैं वो आगे पीछे होते हैं, कैसे होते हैं, वो आगे पीछे होते हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, क्षैतिज दिशा में, ठीक है ना। तो इस तरह की जो वेव्स होती हैं उनको अनुप्रस्थ वेव्स बोलते हैं, अनुप्रस्थ तरंगें बोलती हैं। और दूसरा जो उदाहरण मैंने दिया आपको रस्सी का, रस्सी के केस में क्या है, देखो कि तरंग तो आगे बढ़ रही है लेकिन माध्यम के कण कहाँ हो रहे हैं, ऊपर नीचे हो रहे हैं, है ना, वाई डायरेक्शन में कंपन कर रहे हैं वो, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार की जो रस्सी में उत्पन्न तरंगें हैं वो किस प्रकार की तरंगें हो गई, वो अनुप्रस्थ तरंगें हो गई, है ना। तो अंतर क्या है इन दोनों में कि अनुदैर्ध्य जो तरंगें हैं उनमें जो दिशा तरंग के संचरण की होती है वही दिशा माध्यम के कणों के कंपन की होती है ना, दोनों एक ही डायरेक्शन में होते हैं। जैसे एक्स डायरेक्शन में मान लिया आपने, एक्स डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में अगर वेव आगे बढ़ रही है तो माध्यम के कण भी कहाँ वो हो रहे हैं, गति कर रहे हैं, एक्स डायरेक्शन में ही गति कर रहे हैं, ठीक है ना। वो प्लस एक्स में करते हैं, माइनस एक्स में करते हैं, आगे पीछे कंपन करते हैं। लेकिन जो अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं उनमें क्या होता है, उनमें माना वेव तो एक्स डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है लेकिन जो माध्यम के कणों का जो विस्थापन है, कंपन है, वो ऊपर नीचे होता है, वाई डायरेक्शन में होता है, यानी लंबवत होता है तरंग संचरण के दिशा के, तो वो अनुप्रस्थ तरंगें हुई। जिसका उदाहरण रस्सी की तरंग, रस्सी के अंदर जो तरंग उत्पन्न होती है वो हो गया। और सबसे अच्छा उदाहरण उसका प्रकाश तरंगें हैं। प्रकाश तरंगें भी कैसी होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि भाई इन तरंगों के लिए माध्यम की ज़रूरत है या नहीं है,
है ना। अब जैसे प्रकाश है, प्रकाश कहाँ से आ रहा है, सूर्य से पृथ्वी तक आ रहा है, ठीक है ना, कितनी दूरी तय करके आ रहा है, लेकिन वायुमंडल तो कुछ ही किलोमीटर तक है, उसके आगे तो कुछ भी नहीं है ना। तो प्रकाश तरंगें तो क्या होती हैं, बिना माध्यम के भी संचरित हो सकती हैं, लेकिन ये जो ध्वनि तरंगें हैं, इन्हें संचरित होने के लिए, इन्हें ट्रांसमिट होने के लिए, इन्हें प्रोपेगेट होने के लिए किसकी जरूरत होती है, मीडियम की जरूरत होती है, एक माध्यम की जरूरत होती है ना। अब वो माध्यम ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है या गैस हो सकती है। अब तुम कहोगे सर ठोस में ध्वनि तरंग कैसे चलेगी, तो इसका उदाहरण बहुत ही अच्छा है। आप देखो, जैसे रेलगाड़ी की अगर आपने पटरी देखी हो, ठीक है ना, अब ऐसे समझो एक बच्चा रेलगाड़ी की पटरी पे 1 किलोमीटर दूर खड़ा हुआ है ना, और एक बच्चा यहाँ पे है, यहाँ है, ठीक है ना, और दूसरा 1 किलोमीटर दूर है। अब वो 1 किलोमीटर वाला बच्चा 2 काम करता है, ऐसे समझो कि एक तो वो आवाज़ लगाता है, ठीक है, और एक वो उस रेल की पटरी के अंदर पत्थर से टंकार मारता है, टन ऐसे पत्थर मारता है उसके अंदर, रेल की पत्थर से चोट करता है। तो अब तुम सोचो कौन सी आवाज़ पहले आएगी, बताओ, कि जो वो बच्चा 1 किलोमीटर दूर है वो रेल की पटरी पे से आवाज़ लगा रहा है, वो आवाज़ पहले आएगी, या जो उसने टंग करी उसके अंदर, है ना, टन करी उसके अंदर रेल की पटरी पे, वो आवाज़ तुम्हारे पास पहले पहुंचेगी। तो बिल्कुल ये एक प्रयोग है किया हुआ कि जो उसने उस रेल पटरी जो है लोहे की, उस पर जब पत्थर से उसने टंकार मारी, वो टंकार हमारे कानों तक पहले पहुंचेगी, बजाय किसके, जो उसने मुंह से आवाज़ बोली है उसके। क्योंकि जो मुंह की आवाज़ है वो तो किसके थ्रू आ रही है हमारे कानों तक, हवा के थ्रू आ रही है ना, और जो उसके अंदर टंकार मारी उसने लोहे की पटरी के अंदर, वो किसके थ्रू आ रही है ट्रांसमिट होके, वो लोहे के यानी ठोस के थ्रू ट्रांसमिट होके आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ध्वनि तरंगों का जो वेग है किसके अंदर, ध्वनि तरंगों का वेग जो ठोस माध्यम है उसके अंदर द्रव माध्यम और गैसीय माध्यम की अपेक्षा क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है ना। अच्छा, तो ये हो गया, यानी किसी न किसी माध्यम की हमको ज़रूरत पड़ती है, यानी बिना माध्यम के ध्वनि तरंगें आगे नहीं बढ़ सकती, क्योंकि वो ऊर्जा को ट्रांसफ़र कैसे करेंगी, नहीं कर पाएंगी वो, है ना। इसका उदाहरण आपकी बुक में दे रखा है कि एक वो जार वाला है, वो भी हम देख लेंगे, और दूसरा ये है कि जैसे चंद्रमा पे चले गए आप अपने फ्रेंड के साथ में, ठीक है ना, और वहाँ पे आप चंद्रमा पे खड़े हो दोनों, और आप एक आपस में कुछ बात कर रहे हो, आप अब हो क्या रहा है वहाँ पे, तुम्हारे होठ ही होठ हिलते हुए दिखेंगे, लेकिन तुम एक दूसरे की आवाज़ सुन नहीं पाओगे। क्यों नहीं सुन पाओगे, क्योंकि तुम्हारी एक दूसरे की आवाज़ों को ट्रांसफ़र होने के लिए माध्यम है ही नहीं, वहाँ एयर है ही नहीं ना, इसलिए बस तुमको एक दूसरे के क्या दिखाई देंगे, होठ हिलते हुए दिखाई देंगे। और भी इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं आपकी बुक में, जैसे वो है कि इसके क्या क्या उपयोग हैं ध्वनि तरंगों के, है ना। तो इसका देखो बेटा, मेडिकल साइंस में इसका बहुत बड़ा उपयोग है ना। अल्ट्रासाउंड करते हैं हम, अल्ट्रासाउंड सुना होगा ना आप लोगों ने, जैसे माँ गर्भवती जब होती हैं तो जो छोटा बच्चा होता है उसकी स्कैनिंग की जाती है उसके द्वारा, ध्वनि तरंगों के द्वारा, कि भाई उसके अंदर कोई बीमारी तो नहीं है, किसी प्रकार की कोई परेशानी तो उस बच्चे के अंदर नहीं है, बच्चा स्वस्थ है या नहीं है, और अगर नहीं है तो डॉक्टर उसी समय दवाइयों से उसको क्या करते हैं, इलाज करते हैं, है ना। तो ये अल्ट्रासाउंड की उपयोग हो गए, और भी बहुत सारे उपयोग हैं जो हम एक एक करके इसमें पढ़ेंगे आपके। एक उपयोग इसमें और दिया है आगे कि भाई जो जैसे समुद्र है, समुद्र के अंदर नाव जा रही है या शिप जा रहा है, और वहाँ से तल जो उसका समुद्र का जो तला है वहाँ पे कोई वस्तु पड़ी हुई है, उस वस्तु की दूरी हम नापनी है, या हमको समुद्र की गहराई नापनी है, तो वो हम किस तरह से नापेंगे। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है ना आपका चैप्टर है। मैं अब आगे पढ़ता हूँ, आप मेरे साथ बने रहें। हम प्रतिदिन विभिन्न स्रोतों जैसे मानव, पक्षी, घंटी, मशीन, वाहन, टेलीविज़न, रेडियो आदि की ध्वनि सुनते हैं। ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है जो हमारे कानों में श्रवण का सेंसेशन उत्पन्न करता है। हियरिंग का क्या करता है, ये सेंसेशन उत्पन्न करता है। ऊर्जा के अनुरूप जैसे यांत्रिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा आदि। पिछले अध्याय में ये कह रहे हैं भाई आपने मैकेनिकल ऊर्जा के बारे में पढ़ा है, यांत्रिक ऊर्जा के बारे में पढ़ा है, आपको ऊर्जा संरक्षण के बारे में, भाई ऊर्जा कभी ना तो उत्पन्न की जा सकती है, ना ही उसे क्या कर सकते हैं हम नष्ट कर सकते हैं, ये चीज़ भी आप पढ़ चुके हो। हाँ, अब इसमें बताया कि जब आप ताली बजाते हैं तो ध्वनि उत्पन्न होती है। जब हम क्या बजाते हैं, ताली बजाते हैं, तो क्या उत्पन्न होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है, साउंड उत्पन्न होती है। अब ये हो कैसे रही है ना, तो इसने ये बताया कि जब हम ताली बजाते हैं, ठीक है ना, तो हम हमारी जो मांसपेशियों की ऊर्जा है
उसको तालियों को आपस में टकराने में यूज लेते हैं, और वो टकराहट की जो आवाज़ है वो किसके रूप में बदलती है, दो रूप में बदलती है, एक तो ध्वनि के रूप में, और दूसरा हमारी हथेली थोड़ी सी क्या हो जाती है, गर्म हो जाती हैं। तो हमारी जो मांसपेशियों की जो ऊर्जा है वो ध्वनि ऊर्जा प्लस ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित हो गई। तो यही इसमें दिखाया है कि भाई किस किस रूप में वो परिवर्तित हो जाती है। अब इसमें देखो कुछ एक्टिविटीज़ दे रखी हैं बेटा, तो मैं इनको आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, है ना, मैं समझा देता हूँ, आप पढ़ लोगे तो आपके समझ में आ जाएगा कि ध्वनि उत्पन्न कैसे होती है, ठीक है ना। अब देखो इसमें एक चित्र दिखा रखा है, ये है ना, ये इस तरह का एक चिमटा जैसा होता है ना, साइंस की लेबोरेटरीज में मिलता है। इसको हम बोलते हैं, इसमें तुम्हारी हिंदी में इसका नाम दिया है स्वरित्र द्विभुज, स्वरित्र द्विभुज, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्यूनिंग फॉर्क, TUNINGFOR के, ट्यूनिंग फॉर्क, ठीक है ना। ये क्या है, जैसे इसको एक रबड़ का वो होती है, एक रबड़ की सिल्ली सी होती है, इस पर रबड़ की है ना, इस पर जैसे इसको टकराते हैं तो इसकी जो दोनों जो ये कान हैं इसके, ये क्या करने लग जाते हैं, कंपन करने लग जाते हैं, और उनसे क्या निकलती है, ध्वनि निकलती है। तो यही इसमें समझाने की कोशिश की गई है कि अब ये क्या है, देखो एक रस्सी से, है ना, और एक गेंद को लटका रखा है, किसको लटका रखा है, गेंद को लटका रखा है, और यहाँ पे ऊपर से इसको क्या है, बांध रखा है ना। अब जैसे ही ये इसमें कोई कंपन नहीं है, इस ट्यूनिंग फॉर्क को हम इसके पास लाए तो कुछ नहीं होगा इसमें, है ना। अब दूसरी स्थिति में क्या कह रहा है ये, कि इस ट्यूनिंग फॉर्क को आप रबर की उस जो वो है सीट है उस पर जैसे ही टकराया हमने, है ना, रबर का जो पीस है उसके ऊपर टकरा के, तो इसके अंदर क्या उत्पन्न हो गए, कंपन उत्पन्न हो गए। इसको कंपन करते हुए को आप इस गेंद के बिल्कुल पास ले आओ, इससे टच मत करो भले ही, है ना, बिल्कुल पास ले आओ, इसके जस्ट पास में अगर आप ले आते हो तो क्या होगा, आपने टकराया नहीं है इसको, इससे छुआया नहीं है, लेकिन फिर भी ये गेंद जो है क्या हो जाएगी, आगे बढ़ जाएगी। देखो ये विक्षेपित होगी नहीं होगी, क्यों हो गई बताओ, क्योंकि, और ये गेंद कैसी है, हल्की है, ऐसे समझना आप, ज़्यादा भारी नहीं है ना। तो यानी इसके जो वाइब्रेशंस थे वो वाइब्रेशंस ने किसको कंपित किया, इस स्वरित्र, इस ट्यूनिंग फॉर्क के पास की जो एयर थी उसको कंपित किया, और एयर ने अपनी ऊर्जा किसको दे दी, इस बॉल को दे दी, इस गेंद को दे दी, और ये गेंद क्या हो गई, आगे ट्रांसफर हो गई। तो इसमें यही समझाने की गई है कि ये क्या है, एक प्रकार के कंपन होते हैं। ध्वनि जो होते हैं वो किससे उत्पन्न होती है, कंपनों से उत्पन्न होती है। फिर देखो ये अगला उदाहरण इसमें इसका है, एक बीकर में पानी, बीकर या ग्लास में पानी भर लो, है ना, और उसको दो तरह से इसको ट्यूनिंग फॉर्क को लेके आओ उसके पास में, है ना। देखो पहली स्थिति में तो ये दिखाया गया है, पहली स्थिति में तो ये है कि इस तरह से ऐसे क्षैतिज दिशा में हम लेके आए, है ना, और जैसे ही इसके पास लाओगे पानी के पास, तो इसके जो कंपन है वो किसमें तरंगें उत्पन्न कर देंगे, इस पानी के गिलास में तरंगें उत्पन्न कर देंगे। तो ये पानी के गिलास के अंदर ये तरंगें एक इस दिशा में आगे बढ़ेंगी और एक इस दिशा में आगे बढ़ेंगी, है ना, यानी हॉरिजॉन्टल ट्रैवल करेंगी ये इस तरह से। इसकी जो सतह है पानी की उस पर इस तरह से ये दोनों ओर इस तरह से ये तरंगें संचरित होंगी। जब हम इसको इस प्रकार से डुबोते हैं, ऐसे करके यूं डुबोते हैं, है ना, पानी के अंदर डुबो दिया, तो अब ये कंपन कैसे कर रहा है, इस तरह से कर रहा है और इस तरह से कर रहा है ना। तो पानी के अंदर डुबो दिया तो पानी ऐसे आगे पीछे होगा, ऐसे ढू 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 ढू, है ना, जैसे पर किसी को ऐसे करते हैं ना, इस तरह की। तो ये दो तरह की वापस से इसमें क्या पैदा हो गई, तरंगें पैदा हो जाती हैं। तो अब इसमें दिखाया गया है, देखो अब तक वर्णित जो हमने ये एक्टिविटी इन्होंने बताई हैं, इन एक्टिविटीज़ में हमने ट्यूनिंग फॉर्क से आघात करके, स्ट्राइक करके ध्वनि उत्पन्न करी। हम विभिन्न वस्तुओं के घर्षण के द्वारा उनको रगड़ के, खुरच के, है ना, वायु फूंक के, उसमें हवा मार के या उनको हिला के ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं। इन एक्टिविटीज़ में हम क्या करते हैं, हम वस्तु को कंपमान करते हैं, उसको वाइब्रेट करते हैं और ध्वनि उत्पन्न करते हैं। कंपन का अर्थ होता है किसी वस्तु का तेजी से बार बार इधर उधर गति करना। अब इसमें मनुष्यों में वाक ध्वनि जो वॉइस है ना, वो मैंने उनको बताई दिया क्या होते हैं, वाक तंतु होते हैं, वोकल कॉर्ड्स होती हैं हमारे गले के अंदर, हमारे थ्रोट में क्या होती हैं, वोकल कॉर्ड्स होती हैं, उनके कंपित होने की वजह से होता है। पक्षी जो है जब पंख फड़फड़ाता है तो उसकी आवाज़ सुनती है तो वही हवा में क्या होते हैं, कंपन उत्पन्न होते हैं। मक्खी भिन भिनाती है तो मक्खी तुमने कभी नोट की हो, जब मक्खी भिन भिनाती है तो उसके पंखों को इतनी तेज़ी से वाइब्रेट करती है, वो कंपन करती है कि वो उसकी पंखों के कंपन की ही ध्वनि होती है, जो भन भन की आवाज़ आती है ना मक्खियों की, वही।
ऐसी रबर का छल्ला है उसको खींच के और बीच में से टंग ऐसे कर दो, आप उसको ऐसे यूँ ऐसे थोड़ा सा उंगली से नीचे की तरफ दबा के छोड़ दो तो उसमें टन टन की इस तरह की आवाज़ आती है। ये कह रहे हैं अगर नहीं किया तो आप इसको करके देख लो, है ना। फिर अब आता है ध्वनि का संचरण, ट्रांसमिशन ऑफ साउंड, कि ये ध्वनि है ये कैसे संचरित होती है। तो मैंने तुमको बताया था बेटा इसको किसकी ज़रूरत होती है, किसी न किसी माध्यम की ज़रूरत होती है ना। ध्वनि कंपन करती हुई वस्तुओं द्वारा उत्पन्न होती है। द्रव्य या पदार्थ जिससे होकर ध्वनि संचरित होती है वो क्या कहलाता है, मीडियम कहलाता है, माध्यम कहलाता है। ये ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है, गैस हो सकता है। स्रोत से उत्पन्न होकर ध्वनि सुनने वाले तक किसी माध्यम से होकर पहुंचती है। जब कोई वस्तु कंपन करती है तो वो अपने चारों ओर विद्यमान माध्यम के कणों को कंपमान कर देती है, ठीक है ना। तो वो जो ध्वनि के कंपन है वो माध्यम के कंपनों को क्या दे देते हैं, अपनी ऊर्जा दे देते हैं। ये कण कंपमान वस्तु से हमारे कानों तक स्वयं गति करके नहीं पहुंचते, बताया था ना मैंने, यानी वो खुद उठ के नहीं जाता वो कण, वो अपने बगल वाले कण को, पास वाले कण को अपनी ऊर्जा देता है, वो उसके अगले वाले को देता है, वो उसके अगले वाले को देता है, इस तरह से वो ऊर्जा संचरित होती है। तो ये इसमें समझाने की कोशिश की गई है। सबसे पहले कंपमान वस्तु के संपर्क में रहने वाले माध्यम के कण जो उसके बिल्कुल संपर्क में हैं, तो वो वाले जो कण हैं वो अपनी संतुलित अवस्था से विस्थापित होते हैं, है ना। ये अपने समीप के कणों पर एक बल लगाते हैं जिसके फलस्वरूप निकटवर्ती कण अपनी विरामावस्था से विस्थापित हो जाते हैं। निकटवर्ती कणों को विस्थापित करने के पश्चात प्रारंभिक कण अपनी मूल अवस्थाओं में वापस लौट आते हैं, ठीक है ना। तो वही जो मैंने आपको बताया था। माध्यम में यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती जब तक ध्वनि आपके कानों तक नहीं पहुंच जाती। देखो बिल्कुल क्लियर स्पष्ट दे रखा है इसमें। माध्यम में ध्वनि द्वारा उत्पन्न विक्षोभ आ गया ना, देखो विक्षोभ इसके अंदर, यानी विक्षोभ को हम इसमें इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिस्टरबेंस बोलते हैं। विक्षोभ यानी डिस्टरबेंस, DISTURBANCE, कहते हैं ना क्लास में डिस्टरबेंस मत करो। तो ये माध्यम के कण नहीं हैं, है ना, वो विक्षोभ है, डिस्टरबेंस है, वो आगे बढ़ता है। माध्यम के कण तो बस आगे विस्थापित हुए, अगले वाले को अपनी ऊर्जा दी, वापस अपनी जगह पे आ गए, है ना। तो ये जो विक्षोभ है यही माध्यम से होता हुआ संचरित होता है ना। ये विक्षोभ जो है यही आगे ट्रांसमिट होता है। अब ये कह रहा है तरंग एक विक्षोभ है जो किसी माध्यम से होकर गति करता है। माध्यम के कण निकटवर्ती कणों में गति उत्पन्न कर देते हैं। ये कण इसी प्रकार की गति अन्य कणों में उत्पन्न कर देते हैं। तो माध्यम के कण स्वयं आगे नहीं बढ़ते लेकिन विक्षोभ आगे बढ़ता है, ठीक है ना। किसी माध्यम में ध्वनि के संचरण के समय ठीक ऐसा ही होता है, इसलिए ध्वनि को तरंग रूप में जाना जा सकता है, वेव के रूप में जाना जा सकता है। ध्वनि तरंगें माध्यम के कणों की गति द्वारा अभिलक्षित की जाती है, उनको इस तरह से हम कैरेक्टराइज कर सकते हैं। और ये क्या कहलाती हैं, यांत्रिक तरंगें कहलाती हैं, क्योंकि अपनी यांत्रिक ऊर्जा को ये आगे ट्रांसफर करती हैं। अब ये कह रहे हैं ध्वनि तरंगों के लिए एयर जो है वो सबसे कॉमन माध्यम है, क्योंकि हमारे वायुमंडल में क्या है, एयर है, ठीक है ना। तो एयर जो है ये सबसे कॉमन माध्यम है। जब कोई कंपन वस्तु आगे की ओर कंपन करती है तो अपने सामने की वायु को धक्का देकर संपीड़ित करती है। देखो ये यहाँ ये बगल में चित्र दिखा रखा है ना। जैसे ये जो ट्यूनिंग फॉर्क था, है ना, देखो ये इसमें डॉट डॉट आगे की तरफ दिखा रखे, पीछे की तरफ, है ना, ऐसे इसमें पीछे की तरफ, ये आगे की तरफ। तो कहने का मतलब ये कि जब ये आगे की तरफ होगा, है ना, अपनी माध्यावस्था जब ये आगे की तरफ विस्थापित होगा, ये ट्यूनिंग फॉर्क का, है ना, ये वाला हिस्सा, तो ये इधर इसके पास वाले जो कण हैं वायु के उनको धक्का मारेगा, है ना। तो इसका मतलब वो वायु के कण क्या होंगे, संपीड़ित होंगे। फिर जैसे ये पीछे की तरफ आएगा तो वो वापस से क्या होंगे, विरलित होंगे, फैलेंगे। पहले सिकुड़े फिर वापस फैले, फिर जैसे ही वापस से आगे की तरफ बढ़ेगा फिर सिकुड़े फिर फैले। तो इस तरह से वो आगे वायु को धक्का देते हुए चले जाते हैं। तो इस तरह से हवा के अंदर कंप्रेशन और रेयरफैक्शन, संपीड़न और विरलन, संपीड़न को कंप्रेशन बोलते हैं इंग्लिश में और विरलन को इंग्लिश में हम रेयरफैक्शन बोलते हैं। तो इस तरह से कंप्रेशन और रेयरफैक्शंस की क्या बन जाती है, एक श्रृंखला बन जाती है ना। देखो ऐसे दोबारा समझो आप, ये जैसे ही आगे बढ़ा, है ना, क्योंकि ये आगे पीछे ऐसे कंपन करता है ये, ठीक है ना। तो जैसे ही आगे बढ़ा, इसने हवा को, पास वाले हवा के कणों को धक्का मारा, तो वो उनमें क्या हुआ, संपीड़न हुआ, है ना। तो वो और आगे वाले को धक्का मारेंगे और आगे वाले को धक्का मारेंगे तो संपीड़न हो गया। फिर ये जैसे ही वापस पीछे की तरफ मुड़ेगा, हालांकि ये बहुत जल्दी जल्दी हो रही है प्रक्रिया,
तो जैसे ही वो पीछे की तरफ मुड़ेगा तो हवा के कण वापस से क्या आएंगे, पीछे की तरफ आएंगे। तो किसका क्षेत्र बन गया, विरलन का क्षेत्र बन गया। फिर इतनी देर में फिर ये वापस से आगे की तरफ बढ़ना शुरू करेगा, तो फिर अगला वाला ऐसा कंप्रेशन का क्षेत्र आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से कंप्रेशन विरलन है ना, कंप्रेशन रेयरफैक्शन की श्रृंखला बन जाती है। ठीक है ना, तो इसमें यही समझाने की कोशिश की गई है। ठीक है ना, तो ये कह रहे हैं जब कोई कंपमान वस्तु आगे की ओर कंपन करती है तो अपने सामने की वायु को धक्का देकर संपीड़ित करती है और इस प्रकार एक उच्च दाब का क्षेत्र उत्पन्न, हाई प्रेशर रीजन बन गया ना। ये कंप्रेशन जो है क्या है, हाई प्रेशर रीजन है ये। इस क्षेत्र को संपीड़न सी कहते हैं, कंप्रेशन कहते हैं। यह संपीड़न कंपन वस्तु से दूर आगे की ओर गति करता है। जब कंपन वस्तु पीछे की ओर कंपन करती है तो एक निम्न दाब का क्षेत्र, लो प्रेशर एरिया बन जाता है, जिसे हम विरलन कहते हैं, रेयरफैक्शन कहते हैं। जब वस्तु कंपन करती है अर्थात जब वस्तु कंपन करती है अर्थात तेजी से आगे पीछे होती है ये, तो वस्तु में संपीड़न और विरलन की एक श्रृंखला बन जाती है, एक श्रेणी बन जाती है। यही संपीड़न और विरलन ध्वनि तरंग बनाते हैं। ये जो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन है यही साउंड वेव बनाते हैं, जो माध्यम से होकर संचरित होती है, ट्रांसमिट होती है मीडियम में से। संपीड़न उच्च दाब का क्षेत्र है और विरलन निम्न दाब का क्षेत्र है, लो प्रेशर एरिया है। दाब किसी माध्यम के दिए हुए आयतन में कणों की संख्या से संबंधित है कि भाई उस दिए गए आयतन में कितने कण हैं। ज्यादा कण होंगे तो ज्यादा दाब होगा, कम कण होंगे तो कम दाब होगा एक निश्चित आयतन के अंदर। तो किसी माध्यम में कणों का अधिक घनत्व अधिक दाब को और कम घनत्व कम दाब को दर्शाता है। इस प्रकार ध्वनि का संचरण घनत्व परिवर्तन के संचरण के रूप में भी देखा जा सकता है। ठीक है, अब देखो ये ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है या नहीं होती। देखो मैं अब आपको इसको वैसे डायरेक्ट समझा देता हूँ कि ये कहना क्या चाह रहा है, और ये बहुत ही आसान चीज़ है, ये तुम खुद भी पढ़ सकते हो, है ना। ये एक जार ले लिया, है ना, बोतल ले ली, कुछ भी समझ लो इस तरह का, है ना। और इसमें एक बिजली से चलने वाली घंटी लटका दी, है ना, ये घंटी लटक रही है ना। और ये कॉर्क लगा दिया इसके अंदर, फिक्स कर दिया इसको, और इसमें यहाँ नीचे एक छेद करके एक नली निकाल ली और यहाँ एक पंप लगा हुआ है जो इसकी हवा को बाहर निकाल सकता है, हवा को खींच सकता है इसमें से। ठीक है ना, ये वैक्यूम पंप है, निर्वात पंप, जो इसके अंदर की हवा को क्या कर दे सकता है, खींच सकता है। अब आप जैसे ही इसका स्विच दबाओगे, घंटी का स्विच दबाओगे तो घंटी बजने लग जाएगी। अभी इसके अंदर क्या है, हवा है। तो आप इस प्रयोग को कर रहे हो, आप बगल में ही खड़े हो, तो आपको इस घंटे की आवाज़ सुनाई देगी। ठीक है, जैसे ही आपने इसको पंप को ऑन किया, चालू किया आपने निर्वात पंप को, वैक्यूम पंप को, तो ये वैक्यूम पंप क्या करेगा, इसके अंदर से हवा को खींचना शुरू कर देगा, हवा को बाहर निकालना, बाहर फेंकेगा निकाल के, तो और अंदर आ नहीं रही, इसके अंदर प्रवेश कर नहीं रही, क्योंकि कॉर्क से क्या कर रखा है, इसको फिक्स कर रखा है। बस ये पंप क्या करेगा, इसके अंदर की हवा को ही बाहर खींचेगा। जैसे जैसे ये निर्वात पंप जो है, वैक्यूम पंप, इसके अंदर की हवा को बाहर फेंकेगा, खींचेगा, वैसे वैसे इसकी जो आवाज़ है घंटी की वो कम होती जाएगी। हालांकि घंटी बज रही है ना, ये घंटी का जो हैमर है ये इसकी बैल से क्या कर रहा है, टकरा रहा है। धीरे धीरे कम होती जाएगी और एक स्थिति ऐसी आएगी कि जब ये इसके अंदर से पूरी हवा बाहर निकल जाएगी तो ये घंटी बजती तो रहेगी लेकिन इसकी आवाज़ आपको सुनाई नहीं देगी, क्योंकि इसके अंदर क्या हो गया, वैक्यूम हो गया, निर्वात हो गया, इसके अंदर से हवा हमने क्या कर दी, खाली कर दी। तो वही बात हो गई ना, कंपन तो हो रहे हैं लेकिन ये आगे ट्रांसफर नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि कोई माध्यम है ही नहीं, इसके अंदर की हवा को हमने क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। ठीक है ना, तो ये समझ में आ गया होगा आपके। फिर है ये ध्वनि तरंगें अनुदैर्ध्य तरंगें हैं, बताया ना मैंने आपको, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। ठीक है ना, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का मतलब क्या बताया था मैंने आपको, देखो बेटा, देखो ये स्लिंकी से समझाया गया है, इसमें ऐसे समझ लो आप, ये है ना, एक स्लिंकी है, स्लिंकी का मतलब स्प्रिंग समझ लो आप इसको। ठीक है ना, इस स्प्रिंग में जैसे ही आप इसको खींच के छोड़ोगे, है ना, एक सिरा फिक्स पकड़ रखा है और एक दूसरे सिरे से आपने इसको खींचा और फिर छोड़ दिया, तो ये स्लिंकी क्या करती है, आगे पीछे होती है। क्या होती है ये, आगे पीछे होती है ना। तो इसका मतलब क्या है, देखो कि ये इस तरह से आगे हो रही है और ये पीछे हो रही है ना। तो ये जो माध्यम के कण हैं वो क्या कर रहे हैं बताओ, इस तरह से आगे पीछे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, कंपन कर रहे हैं। और वो जो तरंग है वो भी कहाँ जा रही है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रही है। ठीक है ना, जो हमारी हवा, हमारी जो आवाज़ है वो भी किस तरह से अनुदैर्ध्य तरंग
की तरह ही ट्रांसफ़र होती है। तो और जब आप इसको दबा के छोड़ोगे, है ना, दबाया आपने तो ये आगे की तरफ दबी, फिर जैसे ही आप हाथ हटाओगे तो फिर ये आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, तो वो वापस से देखो ये सी आर इस तरह से बन जाते हैं इसके अंदर। कंप्रेशन रेयरफैक्शन के जो क्षेत्र हैं वो बन जाते हैं। तो इस तरह से ये ध्वनि तरंगें क्या हैं बताओ? अनुदैर्ध्य तरंगें हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं ये। तो इसमें इसी को समझाने की कोशिश की गई है। तो उन क्षेत्रों को जहां स्लिंकी की कुंडलियां पास पास आ जाती हैं उनको सी बोलते हैं, कंप्रेशन बोलते हैं। उन क्षेत्रों को जहां कुंडलियां दूर दूर हो जाती हैं उनको आर बोलते हैं। आप जानते हैं किसी माध्यम में ध्वनि संपीड़नों तथा विरलों के रूप में संचरित होती है। जब आप किसी स्लिंकी में विक्षोभ के संचरण यानी जो डिस्टर्बेंस है उसके ट्रांसमिशन तथा किसी माध्यम में विक्षोभ की तुलना कर सकते हो। अब आप ठीक है ना, ये तरंगें अनुदैर्ध्य तरंगें कहलाती हैं। इन तरंगों में माध्यम के कणों का जो विस्थापन है वो विक्षोभ के संचरण की दिशा के समांतर है ना, यानी माध्यम के कण भी आगे पीछे हो रहे हैं और विक्षोभ भी क्या बढ़ रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो डायरेक्शन तो एक ही हुई ना, कण एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति नहीं कर रहे हैं, कण गति नहीं कर रहे हैं, बस वो विक्षोभ जो है वो क्या है, आगे बढ़ रहा है। लेकिन अपनी विरामावस्था से आगे पीछे क्या कर रहे हैं, वो दोलन कर रहे हैं। ठीक है ना, इसीलिए जो तरंगें होती हैं उनको इस तरह से दर्शाया जाता है। देखो इस तरह से यूं दर्शाया जाता है, ऐसे अपन आगे पढ़ेंगे अभी इसमें। ठीक है ना, तो ठीक इसी प्रकार ध्वनि तरंगें संचरित होती हैं। अतएव ध्वनि तरंगें क्या होती हैं, अनुदैर्ध्य तरंगें कहलाती हैं। ये जो साउंड वेव्स हैं इनको लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हम बोलते हैं। अब ये कह रहा है यदि आप स्लिंकी को अपने हाथ में पकड़ के सिरे को आगे पीछे धक्का नहीं देकर दाएं बाएं हिलाएं, ऐसे इस लेफ्ट राइट में हिलाया आपने उसको, अभी तो क्या कर रहे थे, आगे पीछे धक्का दे रहे थे, अब इसको लेफ्ट राइट अगर आप हिलाओगे तो स्लिंकी में तरंग उत्पन्न दिखाई देंगी। इस तरंग में कण संचरण की दिशा में कंपन नहीं कर रहे, है ना, कण जो है वो क्या कर रहे हैं, ऊपर नीचे कंपन कर रहे हैं, और जो तरंग है वो किस दिशा में हो रही है, वो क्षैतिज दिशा में संचरित हो रही है। तो माध्यम के कणों का जो दोलन है वो ऊपर नीचे है, वाई डायरेक्शन में है, और तरंग कहाँ संचरित हो रही है, एक्स डायरेक्शन में संचरित हो रही है। ठीक है ना, तो यही बता रहे हैं इसमें। तो इस तरंग में कण संचरण जब इसको लेफ्ट राइट घुमाते हैं, हिलाते हैं, तब की बात है ये। तो इस तरंग में कण तरंग संचरण की दिशा में कंपन नहीं करते, लेकिन तरंग की चलने की दिशा के लंबवत अपनी विरामावस्था से ऊपर नीचे कंपन करते हैं। इस प्रकार की तरंग को हम क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ तरंग बोलते हैं। तो देखो अंतर आ गया ना समझ में, सिंपल सी बात है। अनुदैर्ध्य तरंगों में क्या होता है, जो तरंगों के संचरण की दिशा है वही माध्यमों के कणों के दोलन की दिशा है। अनुप्रस्थ तरंग में क्या है, जो कण तरंग के संचरण की दिशा है माध्यम के कण उससे लंबवत दिशा में दोलन करते हैं। ठीक है ना, बस सिंपल सी बात है। इस प्रकार अनुप्रस्थ तरंग वह तरंग है जिसमें माध्यम के कण अपनी माध्य स्थितियों पर तरंग संचरण की दिशा के लंबवत गति करते हैं। किसी तालाब में पत्थर का टुकड़ा फेंका आपने, जल की सतह पर दिखाई, अब तुमने देखा होगा जैसे छपाक मारा आपने उसके अंदर, है ना। अब नोट करना, तुम जैसे तालाब में उसको फेंकोगे तो पानी जो है वो ऊपर नीचे होता है। रस्सी का उदाहरण बताया था ना मैंने आपको, वही तो पानी क्या होता है, ऊपर नीचे होता है ना। लेकिन ये नहीं कि ये जो आपने पत्थर यहाँ पे फेंका था इस जगह पे तालाब के अंदर, तो यहाँ का पानी उठ के सतह पे चला गया, नो, है ना, बस वो वहीं पे ही अपने ऊपर नीचे हो रहा है, और तरंग कहाँ बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है। जैसे रस्सी का उदाहरण दिया था, सबसे बेस्ट एग्जांपल रस्सी का है, वो आप खुद करके भी देख सकते हो। तो किसी तालाब में पत्थर का टुकड़ा फेंकने पर जल की सतह पर दिखाई देने वाली तरंगें अनुप्रस्थ तरंग का एक उदाहरण है। प्रकाश भी क्या है, अनुप्रस्थ तरंगें हैं। ये भी ट्रांसवर्स वेव्स हैं, ट्रांसवर्स वो बोलते हैं इनको, TRANSVERSE। किंतु प्रकाश में दोलन माध्यम के कणों या उनके दाब या घनत्व के नहीं होते। किंतु प्रकाश में जो दोलन है वो माध्यम के कणों या उनके दाब या घनत्व के उस पर निर्भर नहीं होते हैं, ये है ना। प्रकाश तो क्या है, बिना माध्यम के भी गति कर लेता है। प्रकाश तरंगें यांत्रिक तरंगें नहीं है, वो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। आप अनुप्रस्थ तरंगों के बारे में उच्च कक्षाओं में अध्ययन करेंगे, बहुत अच्छी बात है। अब ये कह रहा है ध्वनि तरंग के क्या अभिलक्षण हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं उसकी, है ना, क्या गुण हैं उसको व्यक्त करने के लिए, जिनके आधार पर हम क्या कर दें, ध्वनि तरंगों को क्या कर दें, हम व्यक्त कर दें। तो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, अभिलक्षण।
तो किसी ध्वनि तरंग में ये इसने अभिलक्षण बताए हैं कि कौन कौन से अभिलक्षण हैं। पहला है आवृत्ति, है ना, जिसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? आवृत्ति को फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी। आयाम, इसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं, एम्पलीट्यूड, ठीक है ना। और वेग, इसको वेलोसिटी बोलते हैं। बहुत आसान है इसको समझना, ठीक है ना। देखो मैं समझाता हूँ आपको, जैसे ऐसे समझो आप कि एक तो ये है और दूसरी ये है। एक तरंग इस तरह से है, ठीक है ना, ये समझ लो आप, ठीक है। 1 सेकंड में यहां से लेके यहां तक एक कंपन कर रही है। ये 1 सेकंड में कितना कंपन कर रही है? एक कंपन कर रही है। और देखो ये दूसरी तरंग है जो इस तरह से कंपन कर रही है। तो देखो ये है ना। तो देखो यहां से लेके ऊपर गई और फिर यहां तक 1 हो गया, फिर ऊपर गई नीचे गई 2 हो गया, फिर ऊपर गई नीचे गई 3 हो गया, फिर ऊपर गई नीचे गई 4 हो गया, और फिर ये ऊपर गई और फिर ये इसको नीचे यहाँ ऐसे बोल दो, तो ये 5। तो यानी अब देखो इस वाली तरंग ने, फर्स्ट वाली वेव जो है, इसने 1 सेकंड में एक ही कंपन किया। दूसरी वाली तरंग ने, देखो ये समय है, इधर की तरफ तो क्या है? समय है, टाइम, और इधर की तरफ से क्या है? कंपन है इसका, है ना। तो ये 1 सेकंड में 1 कंपन कर रही है और ये 1 सेकंड में 5 कंपन कर रही है, ठीक है ना। तो इसकी आवृत्ति ज्यादा है इससे, है ना। देखो समय अंतराल दोनों का सेम है ना, लेकिन आवृत्ति क्या है? इस वाली तरंग की आवृत्ति ज्यादा है ना, क्योंकि ये 1 सेकंड में कंपन क्या कर रही है? ज्यादा कर रही है, ठीक है। एम्पलीट्यूड का मतलब क्या है? जैसे ये इस वेव का जो आयाम है वो ज्यादा है, और इस वेव का आयाम जो है ना, जैसे ये इस तरह से हो जाएगी ना, ये इस वेव का आयाम क्या हो गया? छोटा हो गया, ठीक है ना। तो इन फ्रीक्वेंसी, इसको हम न्यू से डिनोट करते हैं। देखो इस तरह से, न्यू एक अल्फाबेट होता है, ग्रीक अल्फाबेट, ठीक है ना। और वेग जो है इसको वी से डिनोट करते हैं। देखो ऐसे मैं गांठ लगा देता हूँ, है ना। और एक पद और होता है इसमें जिसको बोलते हैं हम तरंग दैर्घ्य, है ना। और वो तरंग दैर्घ्य के हम लिए क्या यूज करते हैं? लैम्बडा यूज करते हैं ना। और इनके अंदर एक रिलेशन होता है, वी, वेग इक्वल टू आवृत्ति गुणा तरंग दैर्घ्य। एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो ये अभी आपको आएगा इसके अंदर, v इक्वल टू न्यू लैम्बडा। इस पे आधारित आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाते हो। ध्वनि की तरंग को ग्राफीय रूप में चित्र 12.8c, है ना, ये नीचे दिखा रखा है, अगला वाला चित्र है, अगले पेज पे ये दिखा रखा है। देखो ये रहा 12.8c, ये चित्र दिख रहा है ना आपको, देखो, है ना। तो ये, इसको हम घनत्व या दाब बोल सकते हैं, घनत्व या दाब में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है ना। देखो यहाँ से चलना शुरू किया और ये वापस से इस जगह पे आ गई, तो ये 1 हो गया, ठीक है ना। ये दूसरा, फिर ये हो गया, ठीक है ना। तो 2 क्रमागत, ये इनको श्रृंग बोलते हैं, है ना, क्रेस्ट, है ना। क्रेस्ट यानी ऊंचाई, शिखर, चोटी मान लो आप। तो इन 2 क्रमागत श्रृंगों के बीच की दूरी जो तरंग दैर्घ्य होती है, लैम्बडा होती है। चाहे इनके बीच की ले लो, चाहे नीचे वाले जो है ना, इनको गर्त बोलते हैं, ट्रफ बोलते हैं, है ना। इनके बीच देखो ये और ये दूरी और ये दूरी क्या होंगी? सेम होंगी। तो ये जो दूरी है 2 क्रमागत श्रृंगों के बीच की या 2 क्रमागत गर्तों के बीच की, ये तरंग दैर्घ्य कहलाती है, ठीक है ना। तो ये वेव हो गई इसकी। तो इधर की तरफ अपन ने दूरी ले ली और इधर की तरफ क्या ले लिया? घनत्व या दाब ले लिया, ठीक है। तो इसमें ऊपर भी दिखा रखा है इस तरह से, जैसे ये ध्वनि का स्रोत होता है, कोई स्पीकर वगैरह है, तो इससे ये क्या है? देखो यहाँ पे संपीड़ित हो गई, यहाँ पे फिर विरलन हो गया, फिर ये वापस कंप्रेशन हो गया, फिर विरलन आ गया, कंप्रेशन आ गया, विरलन आ गया, इस तरह से ये आगे बढ़ती है। तो इसको ग्राफीय रूप में, जब ध्वनि तरंग किसी माध्यम में गति करती है तो घनत्व तथा दाब में कैसे परिवर्तन हो, ये इसमें नीचे दिखा रखा है। तो देखो ये वही चीज़ है बेटा, 2 इसमें यहाँ फिर ये समझाया है इसने, 2 क्रमागत संपीड़नों तथा 2 क्रमागत विरलनों के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहलाती है ना। ये इसको हम लैम्बडा बोल देते हैं। 2 क्रमागत संपीड़न ले लो, चाहे 2 क्रमागत विरलन ले लो, उनके बीच की दूरी क्या कहलाएगी? तरंग दैर्घ्य। इसे लैम्बडा से डिनोट करते हैं।
फिर इसके बाद में आवृत्ति है ना, कि आवृत्ति मैंने बताया ना कि जो जितनी ज़्यादा कंपन कर रही है एक दिए गए समय में, जितनी ज़्यादा कंपन है उसकी उतनी ही आवृत्ति ज़्यादा है। तो आवृत्ति से हमें ज्ञात होता है कि कोई घटना कितनी जल्दी जल्दी घटित हो रही है ना। जैसे ढोल को पीट रहे हो, आप बजा रहे हो, तो 1 सेकंड में जितनी बार पीट रहे हो उसकी उतनी ही आपकी आवृत्ति हो गई, ठीक है ना। जब ध्वनि किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम का घनत्व किसी अधिकतम तथा न्यूनतम मान के बीच बदलता है। घनत्व के अधिकतम मान से न्यूनतम मान तक परिवर्तन में और पुनः अधिकतम मान तक आने में एक दोलन पूरा होता है ना। सेम स्टेट होनी चाहिए दोनों। एकांक समय में इन दोलनों की कुल संख्या को ध्वनि तरंग की आवृत्ति कहते हैं। यानी इकाई समय में कितने दोलन हो रहे हैं, यानी 1 सेकंड में, इकाई समय को 1 सेकंड मान लो आप, 1 सेकंड में कितने दोलन हो रहे हैं, तो वो क्या कहलाती है, आवृत्ति कहलाती है। तो सीधी सी बात है, आवृत्ति का क्या मतलब हो गया, 1 सेकंड में किए गए दोलनों की संख्या, ऑसिलेशंस बोलते हैं इंग्लिश में दोलनों को। यदि हम प्रति एकांक समय में अपने पास से गुजरने वाले संपीड़ों तथा विरलों की संख्या की गणना कर ले तो हमको ध्वनि तरंग की आवृत्ति पता चल जाएगी। इसे सामान्यतः ग्रीक अक्षर न्यू से डिनोट किया जाता है। मैंने बताया था ना, इस तरह से होता है, देखो ये ऐसे कर देते हैं इसको, ऐसे, और वी में गांठ लगा देते हैं, यूं ऐसे बना लिया करो आप लोग इसको, है ना, क्योंकि ये न्यू और वी जो आपकी बुक में दे रखे हैं ये बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, तो बच्चा समझ नहीं पाता कि ये कि न्यू है या वी है। तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, देखो इस तरह से, तो न्यू हो गई आवृत्ति, और वी में क्या लगा दो, गांठ लगा दो, तो ये आवृत्ति को प्रदर्शित कर देगा और ये जो है वेग को प्रदर्शित कर देगा। और आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है, एक साइंटिस्ट थे उनके नाम पे। 2 क्रमागत संपीड़नों या 2 क्रमागत विरलनों को किसी निश्चित बिंदु से गुजरने में लगे समय को तरंग का आवर्तकाल कहते हैं, टाइम पीरियड। इसको कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। तो ये टाइम पीरियड हो गया, यानी 2 क्रमागत संपीड़न ले लो चाहे 2 क्रमागत विरलन लो, एक बिंदु से गुजरने में उनको कितना समय लग रहा है, वो क्या कहलाएगा, उसको आवर्तकाल कहलाएगा, है ना। तो टी और जो आवृत्ति है ये एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। तो आप कह सकते हैं कि एक संपूर्ण दोलन में लिया गया समय ध्वनि तरंग का आवर्तकाल कहलाता है। तो यानी एक तरंग कितना समय ले रही है वो आवर्तकाल हो गया, और 1 सेकंड में कितने तरंग हैं वो उसकी आवृत्ति हो गई। तो इसे टी से निरूपित किया जाता है। इसका मात्रक क्या है, सेकंड है। आवृत्ति तथा आवर्तकाल के भी संबंध को निम्न प्रकार व्यक्त किया जाता है। ये तो भूल गया इसको लिखना, छापना ही रह गया। तो आवृत्ति और आवर्तकाल, तो टी इक्वल टू क्या होता है, 1/न्यू, इस तरह से न्यू, ठीक है ना। इस प्रकार एक उच्च तारत्व की ध्वनि से हमें, है ना, हाई पिच का मतलब जिसकी आवृत्ति जितनी ज्यादा है उसकी पिच क्या है, उतनी ही ज्यादा है, बार जितना ज्यादा कंपन कर रही है तो उसको उच्च तारत्व की ध्वनि बोलेंगे हम। तो उच्च तारत्व की ध्वनि में हमें ज्ञात होता है कि किसी बिंदु से इकाई समय में संपीड़न तथा विरलों की संख्या अधिक गुजरती है। अगर उच्च तारत्व है, उसका हाई पिच है, तो इसका मतलब 1 सेकंड में कंपनों की संख्या क्या है, ज्यादा है, तो आवृत्ति क्या हो गई, उसकी ज्यादा हो गई। और लो निम्न तारत्व है तो उसकी आवृत्ति निम्न हो गई। किसी ऑर्केस्ट्रा में वायलिन तथा बांसुरी एक ही समय बजाई जा सकती हैं। दोनों ध्वनियां एक ही माध्यम में चलती हैं और हमारे कानों तक एक ही समय में पहुंचती हैं। दोनों ही स्रोतों की ध्वनियां एक ही चाल से चलती हैं, लेकिन जो ध्वनि हम ग्रहण करते हैं वो भिन्न भिन्न है। ऐसा ध्वनि से जुड़े विभिन्न अभिलक्षणों के कारण है। तारत्व उनमें से एक अभिलक्षण है। किसी उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति को मस्तिष्क किस प्रकार अनुभव करता है, उसे तारत्व कहते हैं। हमारा मस्तिष्क जो है उसको किस प्रकार से अनुभव करता है उसको हम पिच बोलते हैं। किसी स्रोत का कंपन जितनी शीघ्रता से होता है आवृत्ति उतनी अधिक होती है। जितनी ज्यादा शीघ्रता से कंपन करेगा उसकी आवृत्ति उतनी ज्यादा होगी और उसका तारत्व भी अधिक होता है। इस प्रकार जिस ध्वनि का तारत्व कम होता है उसकी आवृत्ति भी कम होती है, ठीक है ना। विभिन्न आकार तथा आकृति की वस्तुएं विभिन्न आवृत्तियों के साथ कंपन करती हैं। अलग अलग वस्तुओं को टकराओ, आप बाल्टी को टकराओ अलग तरह की आवाज आएगी, घंटी को टकराओ अलग तरह की आवाज आएगी, है ना, लोहे के सरिये को टकराओगे अलग तरह की आवाज आएगी। तो विभिन्न तारत्व की ध्वनियां हमको उत्पन्न होती हैं। तो देखो ये निम्न तारत्व की ध्वनि है, देखो इसमें दूर दूर है ना, ये तो कम कंपन है। और ये नीचे वाले चित्र में क्या हो रहे हैं, इसमें समय समान ले लो आप, देखो इसमें ये यहाँ तक एक कंपन और फिर ये वापस यहाँ 2 कंपन, जबकि इसमें इसी समय में कितने सारे कंपन हो रहे हैं। तो इसकी तारत्व क्या हो गया, इसका हाई पिच हो गई, इसकी लो पिच हो गई। अब देखो यहाँ पे क्या है, इसमें आवृत्ति समान है, जितने दोलन इस तरंग के हो रहे हैं उतने ही दोलन इस तरंग के हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देखो आप
इसका आयाम कम है ना, ऊपर इसकी ऊंचाई क्या है, कम है, इसकी ऊपर ऊंचाई क्या है, ज़्यादा, यानी ये ध्वनि ये वाली जो है ये इस वाली से ज़्यादा प्रबल है। तो ये ध्वनि मृदु है और ये ध्वनि कैसी है, प्रबल है। इसका आयाम क्या है, ज़्यादा, इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है। तो इसमें यही समझाने की कोशिश की है, किसी माध्यम में मूल स्थिति के दोनों ओर अधिकतम विक्षोभ को तरंग का आयाम कहते हैं, यानी ऊपर नीचे कितना ज़्यादा विक्षोभ हो रहा है उसका, है ना। इसे ए से एम्पलीट्यूड ए से डिनोट करते हैं। ध्वनि के लिए इसका मात्रक दाब या घनत्व का मात्रक ही होगा। ध्वनि की प्रबलता अथवा मृदुता उसकी जो लाउडनेस है और उसकी जो सॉफ्टनेस है मूलतः इसके आयाम से ज्ञात की जाती है। यदि हम किसी मेज पर धीरे से चोट मारें तो मृदु ध्वनि सुनाई देगी, क्योंकि हम कम ऊर्जा की ध्वनि तरंग उत्पन्न कर रहे हैं। यदि हम मेज पर जोर से चोट मारें तो हमें प्रबल ध्वनि सुनाई देगी, है ना। क्यों होगी, क्योंकि उसकी ऊर्जा क्या है, ज़्यादा है। तो उत्पादक स्रोत से निकलने के पश्चात ध्वनि तरंग फैल जाती है। स्रोत से दूर जाने पर इसका आयाम तथा प्रबलता दोनों ही कम होते जाते हैं। प्रबल ध्वनि अधिक दूरी तक चली जाती है क्योंकि ये अधिक ऊर्जा से जुड़ी हुई होती है ना। इसमें 12.10 में इनको बताया है। तो इस प्रकार से बच्चों अब इसमें ये रिलेशन इसने यहाँ दे दिया, है ना। एक गुण और होता है इसको, ध्वनि की गुणता, टिम्बर, अविलक्षण, तारत्व, प्रबलता दोनों की ध्वनियों में अंतर करने में, उसकी टिम्बर कैसी है, ठीक है ना। और एक अनेक आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को हम नोट बोलते हैं, जो सुनने में कैसी होती है, अच्छी होती है, जो कि शोर जो होता है वो सुनने में कर्णप्रिय नहीं होता, जबकि संगीत जो है वो हमें सुनने में क्या होता है, सुखद होता है। अब इसमें ये रिलेशन दे रखा है, तरंग के किसी बिंदु से जैसे एक संपीड़न या एक विरलन द्वारा एकांक समय में तय की दूरी को क्या बोलते हैं हम, वेग कहलाते हैं। वेग बराबर क्या हो गया, दूरी बटे समय, है ना। तो ये क्या हो गया, वेग, है ना, v से डिनोट किया गया है इसमें, ठीक है ना। यहाँ ध्वनि की तरंग दैर्ध्य है ये लैम्डा, है ना। तो ये लैम्डा हो गया और ये क्या हो गया, t हो गया। ये इसमें मिसप्रिंट है, आपके प्रिंट नहीं हो रहा है, इसके अंदर छूट गया है। यहाँ तरंग द्वारा एक आवर्तकाल में t क्या है, चली गई दूरी है। तो v इक्वल टू क्या हो गया, लैम्डा अपॉन t, है ना। तो इसमें अब देखो ये इसको लिख सकते हैं लैम्डा इंटू 1 अपॉन टी, है ना। और जो 1 अपॉन टी होता है क्या होता है, न्यू होता है। तो v इक्वल टू क्या हो गया, न्यू लैम्डा, है ना। ये क्या बन गई, न्यू बन गई ना, आवृत्ति बन गई, और ये लैम्डा हो गया, ठीक है ना। तो एक तरह से मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये वेग हो गया, गांठ लगा दी ना मैं इसमें, और ये न्यू हो गया और ये क्या हो गया, इसका लैम्डा। ऐसे लिख लेना आप इसको, ये वेग हो गया ध्वनि तरंग का, ये ध्वनि तरंग की आवृत्ति हो गई, ये ध्वनि तरंग की तरंग दैर्ध्य हो गई। तो ये इसमें रिलेशन आ गया, वेग बराबर तरंग दैर्ध्य इंटू आवृत्ति गुणा आवृत्ति। किसी माध्यम के लिए समान भौतिक स्थितियों में ध्वनि का वेग सभी आवृत्तियों के लिए लगभग स्थिर रहता है, यानी वेग सेम में रहता है चाहे आवृत्ति क्या हो, लेकिन क्या होनी चाहिए, भौतिक परिस्थितियाँ समान होनी चाहिए, टेम्परेचर वगैरह ये सब सेम होने चाहिए, टेम्परेचर और प्रेशर।